पांच रोटियां। खालिल चॉपिक। अंग्रेजी से तर्जुमा मोहम्मद सलीम उर रहमान। मुझे उससे क्या शिकायत है भाई पड़ोसी, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। बात यह नहीं कि मुझे उसकी तालीमात पर कोई एतराज है, कतई नहीं। मैंने एक बार उसे तबलीग करते सुना था, और तुम्हें बताऊं, मैं आप उसके मुरीदों में शामिल होने से बाल बाल बचा। अजी मैं घर गया और मैंने अपने चचेरे भाई से, वही जो घोड़ों का सास बनाता है, कहा, सुन बे, तुझे उसकी बातें सुननी चाहिए। मैं तुझे बता रहा हूँ, वो अपने दौर से पैगंबर ही है। वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, और बातें भी ऐसी कि नपट सच्ची। सुन के सीने में दिल उलट जाता है। अजी खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे यही बेहतर मालूम होने लगा कि अपनी दुकान बढ़ा के उसके पीछे पीछे चल पड़ूं, ताकि वो कभी मेरी नजरों से ओझल ना होने पाए। उसने कहा, जो कुछ तुम्हारे पल्ले है सब खैरात कर दो और मेरे पीछे हो लो। अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, गरीबों को सहारा दो, और जिन्होंने तुम्हें सताया हो उन्हें माफ कर दो, और इसी तरह की और बातें। मैं तो एक मामूली नान बाई हूँ, लेकिन जब मैंने उसे बोलते सुना तो मुझ में ऐसा अजीब सुरूर और सोच जागा कि समझ में नहीं आता उसे कैसे बयान करूं। एक तरह का बोझ मुझ पर था, ऐसा कि मैं शायद निढाल होकर जमीन पर ढेर हो जाता और रो पड़ता। मगर उसके साथ ही मैंने खुद को हल्का फुल्का और शगुफ्ता महसूस किया, जैसे मेरे कंधों से हर बोझ, समझे, मेरी तमाम परेशानियों और आजमाइशों का बोझ उतर गया हो। सो मैंने अपने चचेरे भाई से कहा, अबे गाउदी, तुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जब सुनो तो तू माल खींचने और माल मारने के बारे में यही घटियल उल्टी सीधी हाँकता रहता है कि लोग तेरे कितने मकरूज हैं, और तेरे जिम्मे कितना उश्र और दंड और सूद निकलता है। तुझे चाहिए कि जो कुछ तेरे पास है वो गरीबों में बांट दे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे और उसके पीछे हो ले। और जहाँ तक बीमारों और आसेब ज़दों को शिफा बख्शने का ताल्लुक है, तो मुझे उस बारे में भी उससे कोई गिला शिकवा नहीं। ये सच है कि ये एक अजीब और गैर फितरी कुव्वत है, लेकिन जो भी सही, ये तो हर किसी को पता है कि हमारे अपने तबीब अताई हैं, और जो रूमी डॉक्टर हैं वो भी उनसे बेहतर नहीं हैं। हमारा तुम्हारा रुपया तो जरूर ऐंठ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई जाँ बलब मरीज दिखाने को बुलाया जाए तो महज कंधे झटक कर रह जाते हैं, और कहते हैं कि जरा पहले लाना चाहिए था। जरा पहले? मेरी बीवी बेचारी 2 साल सैलाने खून में मुब्तला रहने के बाद फौत हुई। मैं उसे डॉक्टरों के पास लिए लिए फिरा। तुम सोच नहीं सकते मेरा कितना रुपया उठ गया, और क्या मजाल जो किसी के हाथों उसे जरा बराबर भी अफाका हुआ हो। अगर वो उन दिनों यूं शहर शहर घूम रहा होता तो मैं उसके सामने घुटनों के बल झुक जाता और कहता, मौला, इस औरत को तंदुरुस्त कर दीजिए। वो उसके दामन को छूती और चंगी भली हो जाती। बेचारी ने इतनी मुसीबत झेली, मैं बयान नहीं कर सकता। सो मैं इस बात के हक में हूं कि वो बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है। पता है, डॉक्टरों ने उसके खिलाफ तूफान उठा रखा है, और कह रहे हैं कि ये सब फरेब और ठगी है, और अगर उनका बस चलता तो उसे इलाज करने से रोक देते, और ना जाने और क्या क्या करते। लेकिन जाहिर है कि इस मामले में तरह तरह के मफादात खल्त मल्त हैं। जो आदमी भी अवाम की मदद करना और दुनिया को निजात दिलाना चाहता है, उसे हमेशा किसी न किसी के मफादात से पंजा लड़ाना पड़ता है। हर किसी को तो खुश नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं कि उसे बीमारों को तंदुरुस्त करने दो, बल्कि चाहे तो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। लेकिन वो जो 5 रोटियों वाला मामला है,
इस किस्म की हरकत उसे नहीं करनी चाहिए थी। बतौर नान भाई मैं ये कहता हूँ कि नान भाइयों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। तुमने 5 रोटियों वाला किस्सा नहीं सुना? हैरत है, नान भाई तो सारे इस वाकये की वजह से बिल्कुल आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। खैर, कहते हैं कि एक जम्मे गफीर उसके पीछे पीछे चलता हुआ उजाड़ बयाबान में जा पहुंचा। वहां उसने उन लोगों में जो रोगी थे उन्हें शिफा दी, और जब शाम हो गई तो उसके हवारी उसके पास आकर कहने लगे, ये उजाड़ बयाबान है और वक्त ज्यादा हो गया है, इस मजमा को यहाँ से रुखसत कर दीजिए ताकि ये देहात में जाकर अपने लिए आजूका खरीद लें। लेकिन उसने हवारियों से कहा, उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, तुम उन्हें खाना खिलाओ। इस पर वो बोले, हमारे पास तो यहाँ कुल्लम 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने कहा, रोटियां और मछलियां मेरे पास ले आओ, और उसने मजमा को हुक्म दिया कि वो घास पर बैठ जाए, और 5 रोटियां और दोनों मछलियां उठाईं और आसमान की तरफ नजर उठाकर बरकत चाही। लुकमा तोड़ा और रोटियां हवारियों को थमा दी, और हवारियों ने मजमा में बांट दी, और उन सब ने रोटी खाई और रज गए। और फिर उन्होंने बचे खुचे टुकड़े इकट्ठे किए तो उनसे 12 चंगेरें पूरी की पूरी भर गईं। और जिन मर्दों ने वहां रोटी खाई वो तादाद में तकरीबन 5,000 थे। औरतें और बच्चे उसके अलावा थे। तुम जानो भाई पड़ोसी, ये मामला ही ऐसा है कि कोई नान भाई इसकी ताब नहीं ला सकता। ताब लाए कहाँ से? अगर यही दस्तूर चल निकला कि जिसका जी चाहा 5 रोटियां और 2 पिद्दी सी मछलियां लेकर 5,000 आदमियों को खाना खिला दिया, तो फिर नान भाइयों का क्या बनेगा? मुझे ये बताओ। मछलियों की तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, वो आप ही आप पानी में पलती बढ़ती रहती हैं, जिसका जी चाहे जाके उन्हें पकड़ लाए। लेकिन नान भाई के पास इसके सिवा चारा ही क्या है कि महंगे दामों आटा और बालन खरीदे, काम बचाने के लिए किसी को नौकर रखे और उसे तनख्वाह दे। उसकी अपनी दुकान भी होनी चाहिए, उसे टैक्स भी भरना पड़ता है, और अल्लम भी करना होता है और कलम भी करना होता है। और ये सब कुछ भुगत भुगता चुकने के बाद अगर चंद पैसे बच रहे हैं तो वो यही देखकर खुश हो लेता है कि चलो, भीख मांगकर खाने की नौबत तो नहीं आई। और वो बस नजर उठा के आसमान को तका, और 5,000 या खुदा जाने कितने हजार आदमियों के लिए रोटियां मौजूद। ना आटे का कोई मोल देना है, ना काले कोसों से बालन मंगवाना है, ना कोई खर्च, ना मेहनत। हाँ जी, वो बेशक लोगों को मुफ्त रोटी खिला सकता है, और उसे ये ख्याल तक नहीं आता कि वो आसपास के नान भाइयों को उनके गाढ़े पसीने की कमाई से महरूम किए दे रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, ये नाजायज कारोबारी मुकाबला है, और उसे इस काम से बाज रखना चाहिए। अगर उसे तंदूर चलाने का शौक है तो हमारी तरह टैक्स दिया करे। लोग हमारे पास आके कहते हैं, ये क्या, इस सड़ियल सी टिकिया के इतने ज्यादा दाम, तुम्हें चाहिए कि ये तो उसकी तरह मुफ्त में दिया करो। और लोग बताते हैं, उस रोटी का क्या कहना, सफेद और फूल सी और खुशबूदार, जी चाहता है खाए ही चले जाओ। अब हालत ये है कि हमें अपनी कीमतें गिरानी पड़ी हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हम सिर्फ इसलिए रोटी की लागत से भी कम दामों में बेच रहे हैं कि कहीं दुकान ही ना बढ़ानी पड़ जाए। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो नान भाइयों के कारोबार का तो पुलेथन निकला ही समझो। मेरे सुनने में आया है कि एक और मुकाम पर उसने 7 रोटियों और चंद एक मछलियों से चंद हजार मर्दों को खाना खिलाया। औरतें और बच्चे उस तादाद में शामिल नहीं, लेकिन इस बार रोटी के टुकड़ों से सिर्फ 4 चंगेरे ही भरी। इसलिए शायद उसका कारोबार भी कुछ ज्यादा कामयाब साबित नहीं हो रहा। मगर उसने हम नान भाइयों का काम तो हमेशा के लिए चौपट कर दिया है। अब मुझसे यहाँ ये भी सुन लो कि ये सब उसने इसलिए किया कि उसे नान भाइयों से बैर है। मछेरे भी उसकी वजह से दुहाई देते फिर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता ही है कि वो मछलियां किस कदर महंगी बेचते हैं। लूट मचाई हुई है उन्होंने। उनकी निस्बत हमारा कारोबार जरा ज्यादा खरा है। देखो जी भाई पड़ोसी, मैं तो महज बूढ़ा आदमी हूँ, और हूं भी दुनिया में अकेला।
نہ بیوی ہے نہ بچے، سب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے اپنے نوکر سے کہہ دیا کہ میری دکان تو لے لے اور خود ہی چلا، مجھے اپنا کام چمکانے کی کوئی فکر نہیں۔ میں نے کہا جی تو میرا سچ مچ یہی چاہتا ہے کہ جو نام چار کو آدھی پونی جائیداد میرے پاس ہے وہ بانٹ چونٹ دوں اور اس کے ساتھ ہو لوں، اور اپنے پڑوسی سے پیار کرنے کی عادت ڈالوں اور وہ سارے کام کر گزروں جن کا وہ پرچار کرتا پھرتا ہے۔ لیکن جب مجھے اس سلوک کا خیال آتا ہے جو اس نے نان بھائیوں سے روا رکھا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اوہوں، یہ نہیں۔ بطور نان بھائی مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دنیا کی مغفرت نہیں بلکہ ہمارے دھندے کا پورا پورا ستیہ ناش ہے۔ مجھے افسوس ہے مگر میں اسے یہ سب کچھ بے دھڑک کر گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ بات ہی غلط ہے۔ بے شک ہم انانیاس اور گورنر دونوں کے یہاں اس کے خلاف یہ شکایت درج کرا چکے ہیں کہ وہ کاروبار میں رخنہ ڈال رہا ہے اور بغاوت پر اکساتا پھرتا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی ہے کہ حکام کوئی قدم اٹھاتے اٹھاتے کتنی دیر لگا دیتے ہیں۔ تم تو مجھے جانتے ہو بھائی پڑوسی، میں صلح کل آدمی ہوں اور مجھے کسی سے جھگڑا مول لینے کا شوق نہیں، لیکن اگر اس نے یروشلم میں قدم رکھا تو میں بیچ سڑک پہ کھڑے ہو کر پکار پکار کر کہوں گا چڑھا دو سولی پہ اسے، چڑھا دو سولی پہ۔